हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के लिए जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों पर आज हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा 30 अप्रैल को क्या है, पटना हाई कोर्ट का हमारा एग्जाम है। 30 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट का फर्स्ट पेपर का एग्जाम है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास समय बहुत कम है। ठीक है, तो आइए इस सीरीज को आज हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको खाली डैश। ठीक है, खाली डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। यानी वनों की कटाई के लिए प्रमुख कारक आपको बताना है कि कौन सा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी, कृषि। यानी वनों की कटाई के लिए प्रमुख कारक क्या है, कृषि है। यदि कृषि न रहे ऑप्शन में तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारक है जो वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है, उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं कौन कौन से है। तो वनों की कटाई के लिए मुख्य कारक निम्न है। पहला है हमारा कृषि गतिविधियों का विस्तार, दूसरा है पशुधन गतिविधियां, तीसरा हमारा है वनों की कटाई इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार के लिए भी आवश्यक है, खाद्य उद्योग के लिए भी वनों की कटाई होता है और खनन कार्य के लिए भी वनों का कटाई किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आ गया हमारा कृषि आ गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश हमारा क्या आता है, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। यानी विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश पूछे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील। कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। यानी कहवा का पात्र किसे कहा जाता है, ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील के कहवा के बाग को फजेंडा कहते हैं। यानी ब्राज़ील में कहवा के बाग को क्या बोलते हैं हम लोग, फजेंडा बोलते हैं। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यदि पूछे तो क्या आ जाएगा हमारा, कर्नाटक। यानी भारत में यदि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे तो हमारा कर्नाटक आ जाएगा, या विश्व में पूछे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आपको बताना है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एम फातिमा बीवी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो एम फातिमा बीवी। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। यहाँ पे आता है दो प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश, एक आता है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश, उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा कुशीनगर। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, कुशीनगर में दिए थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे अपना सारनाथ। ठीक है, यहाँ पे सारनाथ। ठीक है, जबकि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। ठीक है, पहला उपदेश पूछे हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। यानी कि सर्वाधिक तो श्रावस्ती, सर्वाधिक तो श्रावस्ती, इस चीज़ को याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था, तो 563 उस ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, 483 में मृत्यु कब हुआ था गौतम बुद्ध का, 483 ईवी क्या हुआ था, बीसी। यानी कि इसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। यानी कि 483 बीसी में इनकी क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न हमारा कि 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 5 नंबर क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो अपने राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में आगरा नाम से
जाना गया, यानी कि दिल्ली सल्तनत का उस शासक का नाम बताना है जो जिसने अपनी राजधानी को ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। यानी कि फाइनली आपको बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, सिकंदर लोदी। यानी कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत का शासक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासक सिकंदर शाह लोदी, यानी पूरा नाम क्या था, सिकंदर शाह लोदी ने दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद से आगरा नाम से जाना गया। यानी अपनी राजधानी को, ठीक है, दिल्ली से ऐसे शहर में ले गया, यानी दिल्ली से आगरा ले गया। ठीक है, उसके बाद से क्या उसको उस शहर को क्या कहा गया, आगरा नाम से जाना गया। यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था, 1504 ईस्वी में स्थापना कर दिया था आगरा शहर का। ठीक है, जबकि सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा अपनी राजधानी कब बनाया था, 1506 में। स्थापना आगरा शहर के कब किए थे, तो 1504 ईस्वी में। किसने किया था, तो दिल्ली सल्तनत का शासक था सिकंदर लोदी। यहाँ से हमारा प्रश्न बहुत सारे फंसता है। एक और यहाँ से हमारा प्रश्न आता है सिकंदर लोदी। ठीक है, यहाँ से आता है कि सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए 30 इंच के गज सिकंदरी का प्रयोग किया। ठीक है, 30 इंच के गज ए सिकंदरी। यहाँ से प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने शुरू किया था, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने शुरू किया था, तो सिकंदर लोदी। पूरा नाम यदि पूछे तो क्या है हमारा, सिकंदर शाह लोदी। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या है, छठा नंबर, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको राइट आंसर बताना है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय होम रूल की स्थापना हुई थी। ठीक है, होम रूल की स्थापना कब हुई था, 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी और 1914 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, होम रूल की स्थापना यदि पूछे तो होम रूल की स्थापना अप्रैल में 1916 अप्रैल 1916 को, ठीक है, अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, भारत में होम रूल यदि पूछे तो जनक, भारत में यदि होम रूल की जनक पूछे तो कौन थे, तो एनी बेसेंट। ठीक है, यदि भारत में पूछे कि होम रूल के जनक कौन है, तो एनी बेसेंट। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने तथा मद्रास में पूछे तो एनी बेसेंट ने किया था। मद्रास में किसने किया था होम रूल की स्थापना, एनी बेसेंट। यदि पुणे में पूछे तो क्या कौन आ जाएंगे, हमारा बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या आ गया, इसका आ गया था हमारा बी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ठीक है, राजा साहू, ठीक है, का प्रथम पेशवा कौन था, यानी राजा साहू का प्रथम पेशवा आपको बताना है कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी कि बालाजी विश्वनाथ क्या हुए, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में आगे चल के क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करे। यानी किस अनुच्छेद में यह वर्णित है, तो इसको आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अनुच्छेद 312, 312 आर्टिकल 312। ठीक है, अब देखिए यहाँ यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वह पदच्युत होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। यहाँ से प्रश्न हमारा किस तरह का बनता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है। इसकी पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष तक होती है। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन यदि उसके पूर्व यानी कि कार्यकाल के दौरान ही 65 वर्ष की आयु प्राप्त
कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है, यानी कि त्याग पत्र दे देता है। यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। नियंत्रक कहने का मतलब नियंत्रक, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है, पहली बात। उसके बाद इसका कार्यकाल यदि पूछे तो 6 वर्ष का होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जब यह पद पे रहता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद पे रहता है, तो उसके साथ साथ यह भारत के किसी अन्य सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। और यदि यह कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल से पहले, यानी कि 6 वर्ष पूरा होने से पहले यह 65 वर्ष को प्राप्त कर लेता है, तो ये स्वयं आप इसको क्या करता है? पद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं। अजंता की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसको आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। यदि एलोरा की गुफा पूछे तो मध्य प्रदेश में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में स्थित है। बादामी का गुफा कर्नाटक में। और भीमबेटका गुफा कहाँ हमारा है? मध्य प्रदेश, जिसका निर्माण किसने किया था? रायसेन। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, रायसेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है। निम्न में से इनमें से आपको बताना है कि काकोरी में जो क्या हुआ था, काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड में निम्न में से किनका संबंध नहीं है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भगत सिंह का नहीं है। काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड में भगत सिंह का संबंध उनसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न हमारा क्या था? निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा, भगत सिंह। उसके बाद हम लोग देखते हैं काकोरी कांड कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के पास काकोरी गांव में ब्रिटिश राजा के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों ने किया था, ठीक है। चौरी चौरा कांड यदि पूछे तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था हमारा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के नामक लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या आ जाएगा राइट आंसर? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा, एडम स्मिथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पेरियार नदी। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पेरियार नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। इदुक्की बांध कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता हमारा नागा अर्जुन सागर परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, श्री शैलम परियोजना एवं तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ये सारे परियोजना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है हिडकल परियोजना एवं घाट प्रभा परियोजना, कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर स्थित है। हिडकल परियोजना और घाट प्रभा परियोजना, ठीक है, कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर स्थित है। उसके बाद अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि अफ्रीका में, यानी कि विक्टोरिया यहाँ अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात है। यानी कि पहला प्रश्न तो हमारा यहीं से आंसर मिल गया कि विक्टोरिया, यदि पूछे कि विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका में है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बोज नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, जाम्बोज नदी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। पटना, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर क्या आ जाएगा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग, कौन सा भाग है जो पंचायती राज से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग 9। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, अनुच्छेद 243 क से 243 टवर्गिना तक पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद यदि पूछे अनुसूची 11 का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध क्या है? पंचायती राज से है। ये यहाँ से भी हमारा प्रश्न आता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया, यानी कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक का अधिकतम शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी के अलावा खरोष्टी और ग्रीक और अरमाइक में लिपि में भी मिलता है, लेकिन यदि अधिकतम पूछे तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यानी कि ब्राह्मणी के अलावा खरोष्टी में भी मिला है, इसका साक्ष्य मिला है, ग्रीक में भी मिला है और अरमाइक में भी मिला है। ठीक है, तो अशोक का शिलालेख यहाँ पे क्या दिया गया हमारा? ब्राह्मणी लिपि दिया गया है, तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी 1398 ईसा पूर्व, यानी कि 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आपको बताना है क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो राइट आंसर क्या है? जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? आयतन घट जाता है। बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन क्या होता है? हमारा घट जाता है। अब देखते हैं, यानी कि सामान्य दाब पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री होता है। जब उसका तापमान बढ़ता है तो बर्फ का आयतन घटता है, यानी कि जब इसका तापमान जब तापमान बढ़ता है तो बर्फ का आयतन घटने लगता है। ठीक है, 4 डिग्री तापमान पर इसका आयतन न्यूनतम होता है, यानी बर्फ का आयतन 4 डिग्री पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। बर्फ का घनत्व बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? बढ़ने लगता है, यानी कि बर्फ का घनत्व बढ़ते तापमान के साथ बढ़ने लगता है। ठीक है, तथा 4 डिग्री पर यह अधिकतम होता है। उसके बाद हम लोग तक देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? यानी कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1924 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे महात्मा गांधी? तो 1924 ईस्वी में। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वां अधिवेशन कब हुआ था? 1924 ईस्वी के 1924 ईस्वी में बेलगाम में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपको बताना है, तब बंगाल विभाजन क्या हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा भी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। यहाँ पे यह भी पूछा जाता है कि किसके काल बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र आपसे बताना है कि न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। यानी कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद यदि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष। पंचायती राज्य के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है? गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी कि आपको बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी गांधी इरविन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। टेंटेटिव डेट यदि पूछे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। ठीक है, इस समझौता को नहीं मानने पर 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। छोड़िए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1930 ना होकर के 1931 आ जाएगा। 6 अप्रैल 1931 को नमक सत्याग्रह कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा 1931। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि चट्टानें कितने प्रकार के होते हैं। तो चट्टानें होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होते हैं आग्नेय चट्टान, दूसरा होते हैं अवसादी चट्टान, तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर। ठीक है,
25 नंबर प्रश्न हमारा, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है, यानी भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव आपको बताना है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, केंद्र पर। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है केंद्र पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। 27 नंबर, किस शासक ने अपने आप को देवताओं के प्रिय कहलवाया था, यानी किस शासक ने अपने आप को देवताओं के प्रिय कहलवाया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। अशोक ने अपने आप को देवताओं के प्रिय कहलवाया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे मिस प्रिंट है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, अशोक ने अपने आप को क्या देवताओं के प्रिय कहलवाया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि हमेशा होता है। तो राइट आंसर क्या है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि हमेशा आभासी और सीधी होता है, यानी एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति यहाँ पे क्या दिया गया है, नीली, ठीक है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति हमारा क्या है, मत्स्य उद्योग से संबंधित है, यानी कि मछली पालन से संबंधित है। यदि पूछे हरित क्रांति तो कृषि से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, कृषि में भी मुख्य फसल क्या था हमारा, गेहूं था, ठीक है। अमृत क्रांति पूछे तो जल संरक्षण से संबंधित है। पीली क्रांति पूछे तो हमारा क्या है, तिलहन और दलहन उत्पादन से संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न में देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है, यानी गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महासागरीय दबाव से, यानी गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होता है, तो महासागरीय दबाव से। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एक अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, अलमाटी बांध हमारा कृष्णा नदी पर बना है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम यदि पूछे महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाटी पहाड़ है, ठीक है। कृष्णा नदी के सहायक नदी के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ से हमारा प्रश्न आता है, ठीक है। भीमा कृष्णा नदी के सहायक है, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह आदि सभी नदियाँ क्या हमारा कृष्णा नदी के सहायक नदी है। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो उत्तर अफ्रीका में स्थित है, सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया, तो आपको बताना है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गयासुद्दीन बलवान। राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गयासुद्दीन बलवान। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया, गयासुद्दीन बलवान। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, तो बलबन ने अपनाया। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। यहाँ से प्रश्न आता है कि दीवाने अर्ज किस तरह के क्या हमारा है विभाग है, तो यह क्या है, एक सैन्य विभाग है। दीवाने अर्ज क्या है, एक सैन्य विभाग है, ठीक है। अपने दरबार में सिजदा एवं पावोश, ठीक है, प्रथा को शुरुआत किसने किया था, बलबन। अपने दरबार में सिजदा के साथ साथ पावोश, सिजदा एवं पावोश प्रथा की शुरुआत किसने किया था, बलबन ने, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया था, यानी कि बलबन को यदि पूछे उल्लू खां की उपाधि किसने दिया था, तो नसरुद्दीन महमूद ने, ठीक है, बलबन को उल्लू खां की उपाधि दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 34, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो राइट आंसर आ जाएगा चार्ल्स विल्किंस, यानी भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 35, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ पूछ रहा है, तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारा बेगम हजरत महल, यानी कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के क्रांति का क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन दो नदियों के द्वारा निर्मित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी सुंदरबन का डेल्टा दो नदियों के द्वारा निर्मित है। कौन कौन से, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा।
अहमद शाह अब्दाली में किस एशियाई देश से आया था, यानी अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो इसको आपको बताना है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से भारत आया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली भारत में आया था, किस देश से आया था, तो अफगानिस्तान से आया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खान था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खान। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा का पराजय हुआ, यानी कि अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, हमारा मराठा पराजय हो गया था। तो राइट आंसर क्या आ गया था इसका, हमारा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से यानी कि अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था, भारत में अफगानिस्तान से आया था। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, हमारा 26 जनवरी। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी को, सॉरी 25 जनवरी को। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा, 26 ना होकर के 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से, वर्ष 2011 से। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न, डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है। डुरंड रेखा आपको बताना है किन दो देशों को विभाजित करता है। तो राइट आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करता है। यदि पूछे मैकमोहन रेखा, तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हमारा क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा भारत एवं पोलैंड के बीच में है। तो यहाँ से प्रश्न हमारा पूछा जाता है। 40 मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है, तो मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, अथर्ववेद। मुंडको उपनिषद क्या किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मुंडको उपनिषद यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया हमारा, तो राइट आंसर कहाँ से आ जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन था अर्धचालक नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, शब्द में पूछा गया हमारा कि अर्धचालक नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्रिप्टन हमारा क्या है, अर्धचालक नहीं है। ठीक है, अर्धचालक कौन कौन है हमारा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, सेलेनियम है, आर्मेनियम आदि, ये सभी क्या हमारा अर्धचालक में अर्धचालक पदार्थ हमारा है। ठीक है, क्रिप्टन हमारा क्या है, अर्धचालक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में पादप हार्मोन नहीं है, यहाँ से आपको पूछ रहा है पादप हार्मोन नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन हमारा क्या है, पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अकबर का मकबरा हमारा कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा पूछे तो हमारा कहाँ है, नई दिल्ली। बीबी का मकबरा पूछे तो औरंगाबाद महाराष्ट्र, बिहार वाला औरंगाबाद नहीं। ठीक है, यह औरंगाबाद हमारा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। शेरशाह सूरी का मकबरा यदि पूछे तो सासाराम बिहार। बाबर का मकबरा पूछे तो काबुल में स्थित है, जो काबुल अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा पूछे हमारा तो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1872 ईस्वी। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान हुआ था। यानी कि भारत में पहली जनगणना हुआ था किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, भारत में यदि नियमित जनगणना की शुरुआत पूछे कि कब से शुरू हुआ था, तो 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। पहली पूछे तो 1872, ठीक है, और 1881 यानी नियमित जनगणना पूछे किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
ठीक है। यदि पहली जनगणना पूछे तो 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुआ था, हमारा प्रारंभ हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 45 किस प्रकार के प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा लैंगिक प्रजनन। किस प्रकार के प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है, तो लैंगिक प्रजनन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है, जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल है। 47 नंबर प्रश्न, एक उदासीन परमाणु बना होता है। एक उदासीन परमाणु आपको बताना है कि उदासीन परमाणु किसका बना होता है। राइट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी, एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भी आकार के घाटी का निर्माण होता है, यानी कि भी आकार की घाटी किसके द्वारा निर्माण होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, युवा नदियों के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कौन सा गुणसूत्र, निम्न में कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको बताइएगा। ओ सॉरी, इसमें क्या हमारा है, ऑप्शन नंबर सही वाला ऑप्शन हमारा छूट गया, मिस प्रिंट है। ठीक है, क्या है कि ए बी और सी 3 ही यहाँ पे है। तो पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि महिला में क्या पाया जाता है, महिला में पाया जाता है एक्स गुणसूत्र महिला में पाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है। इसका मिस प्रिंट, सही आंसर मिस प्रिंट हो गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा कि पुरुष में 22 गुणसूत्र पाया जाता है, नीचे में था, स्किप का हो गया था क्वेश्चन। पुरुष में राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुरुष में 22 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, इथेनॉल का सूत्र आपको बताना है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, C2H5OH। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर का था, इस पर हम लोग डिटेल के साथ चर्चा की है। ठीक है। अगर ये सीरीज अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।